बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को बिल्कुल बेसिक इसका जो वर्किंग होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आज हम इंशाल्लाह ताला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को अगर सिंपली रिप्रेजेंट करें तो हमें मालूम है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि इमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। हम इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे इमिटर और बेस पर जो बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, वो देखिए, और इसी तरह कलेक्टर और बेस पर जो बैटरी कनेक्टेड है इसको देखिए। इन दोनों बैटरीज के साथ ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल कॉमन है, ठीक है, वो है बेस, ठीक है। यानी कि इमिटर के साथ भी बेस कनेक्टेड है और कलेक्टर के साथ भी बेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम अपने ट्रांजिस्टर को इस तरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व होती हैं, हम इनको स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें दो तरह की मिलती हैं, एक इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और दूसरी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। सिंपली अगर हम अपने इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें और इसको समझें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम अपनी आई की वेरिएशन कर रहे होते हैं, यानी कि वो करंट जो इमिटर पर आ रहा है, इसको हम आई का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने आई की वेरिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वीबीई, अब ये जो वीबी है ये बेसिकली हमारे पास बेस और इमिटर पर लगी हुई जो बैटरी है उसके पोटेंशियल को हम वीबीई बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम अपने आई की वेरिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वीबीई और इस दौरान एक कंडीशन, यानी कि जो हमारे पास दूसरे लूप में लगी हुई बैटरी है, ठीक है, जिसको हम वीसीई बेस और कलेक्टर पर लगी हुई बैटरी के पोटेंशियल यानी वीसीबी, ठीक है, इसको अगर हम कांस्टेंट कर दें तो जो हम वेरिएशन कर रहे हैं आई में विद रिस्पेक्ट टू वीबीई, ठीक है, तो इस दौरान जो हमारा VCB है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो हमारे ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, इन करैक्टरिस्टिक्स को हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम वेरिएशन कर रहे हैं आई सी में यानी कलेक्टर करंट में IC में अगर हम वेरिएशन कर रहे हैं तो ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू VCB है, यानी बेस और कलेक्टर पर लगी हुई बैटरी का जो पोटेंशियल VCB है इसके रिस्पेक्ट से अगर हम IC की वेरिएशन कर रहे हैं और इस दौरान जो कांस्टेंट है वो है इमिटर पर आने वाला करंट यानी IE, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्जर्व होते हैं उनको हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांजिस्टर की इसी कॉन्फ़िगरेशन को जिसको हम अभी समझ रहे थे इसको फर्दर हम अपने आगे एक्सप्लेन करते हैं और इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देते हैं और इसका ग्राफ भी फॉर्म करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अगर, तो इसमें हम अपने आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की ट्रांजिस्टर की रिप्रेजेंटेशन दें तो इसमें हमें 3 रीजन्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट रीजन को डिफाइन करें अगर, तो देखिए ये जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, इसके अंदर हमारे पास ये जो दोनों बैटरीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इसमें ऐसा हो कि इमिटर और बेस पर लगी हुई बैटरी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग पे कनेक्शन हो, और जो हमारा कलेक्टर और बेस का कॉम्बिनेशन है ये रिवर्स बायस पर हो, ठीक है। अगर ये रिवर्स बायसिंग पर है तो क्या होगा, इस दौरान हमारा ट्रांजिस्टर हमें एक्टिव रीजन प्रोवाइड करेगा, ये हमें एक्टिव रीजन मिलेगा, ठीक है। यानी जो ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगी इनमें हमें ये एक्टिव रीजन मिलेगा। नाउ अब ये एक्टिव रीजन क्या होता है इसको हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया एक्टिव रीजन। अगर हम इसके बाद दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मिलता है कि हमारा जो इमिटर और बेस का कॉम्बिनेशन है इसको हम रिवर्स बायस पे कनेक्ट करें, ठीक है, और इसी तरह कलेक्टर और बेस इस पर जो हमारा बैटरी लगी हुई है कलेक्टर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी हम रिवर्स बायस पर कनेक्ट करें, यानी हमारा इमिटर बेस
और कलेक्टर बेस, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है बैटरीज का, ये रिवर्स बाइसिंग पर अगर कनेक्टेड है तो इस तरह से हमें ट्रांजिस्टर का जो रीजन मिलेगा वो बेसिकली कट ऑफ रीजन कहलाएगा। इसको हम कट ऑफ रीजन का नाम देंगे, ठीक है। नाउ इसी तरह अगर हम अपने थर्ड रीजन की बात करें तो हमारे ट्रांजिस्टर का थर्ड रीजन कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो इमिटर और बेस है अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग पर कनेक्टेड है और कलेक्टर और बेस ये दोनों भी फॉरवर्ड बाइसिंग पर कनेक्टेड हैं, तो इस तरह हमारा ट्रांजिस्टर हमें जो रीजन प्रोवाइड करेगा, करैक्टरिस्टिक्स हमें देगा, वो सैचुरेशन रीजन की देगा, ठीक है। हमें सैचुरेशन मिलेगा, ठीक है। नाउ अब ये तीन जो हमारे पास रीजन आ रहे हैं जिनको हम एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन का नाम दे रहे हैं, सैचुरेशन रीजन्स का नाम दे रहे हैं, तो इन तीनों को अब हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि ये तीनों रीजन्स एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन किस तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बैटरीज के कनेक्शंस लगाने पर हमें मिलेंगे। अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो थ्री रीजन्स हैं यानी कि एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, इन तीनों रीजन्स को हम अपने ट्रांजिस्टर के ग्राफ पर देखते हैं जो कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का है, मतलब कलेक्टर पर आने वाले करंट IC जो कि यहाँ पर y एक्सिस पर है और कलेक्टर और बेस पर लगी हुई बैटरी जिसका पोटेंशियल हम VBC डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर x एक्सिस पर लिया गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ VBC और IC के दरमियान प्लॉट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? ये जो ब्लू लाइंस हैं ये IC और VBC की डिफरेंट वैल्यूज पर फॉर्म की गई हैं और ये जो ब्लू लाइंस आपको यहाँ नजर आ रही हैं ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। नाउ तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये किस तरह फॉर्म हो रहा है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप पूछते हैं तो, मगर अभी मैं ये जो हमारे तीन रीजन है एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन, शॉर्टली इनको इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ और इनको सिंपली डिफाइन करता हूँ, ठीक है। नाउ तो अगर मैं अपने इस ग्राफ के ऊपर सैचुरेशन रीजन को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ फॉर्म हो रहा है ट्रांजिस्टर का, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पर फॉर्म हो रही है ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रांजिस्टर के ये जो आपके पास ग्राफ फॉर्म हो रहा है, इस ग्राफ के इस वाले लाइन जहाँ पर मेरे पास अभी ये पॉइंटर मौजूद है, तो इसके लेफ्ट साइड का ये वाला जितना एरिया है, ठीक है, ये एरिया बेसिकली आपका सैचुरेशन रीजन कहलाएगा। और इस दौरान हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके दोनों जंक्शंस यानी बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग पे कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सैचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर फुली ऑन होता है, ठीक है। नाउ अगर हम इसके बाद सैचुरेशन रीजन के बाद कट ऑफ रीजन की बात करें तो हमारे जो ट्रांजिस्टर का ग्राफ है इसके नीचे वाला रीजन, नीचे वाला एरिया जितना भी है वो बेसिकली कट ऑफ रीजन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इस दौरान इस कट ऑफ रीजन में हमें मालूम है कि हमारा बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जंक्शंस रिवर्स बाइसिंग पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कट ऑफ रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर फुली ऑफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों हमारे रीजन्स हो गए सैचुरेशन और कट ऑफ। अब हम बात करते हैं अपने एक्टिव रीजन की जिसके अंदर बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस पर मौजूद है, ठीक है। नाउ तो एक्टिव रीजन हमें कहाँ मिलता है? तो स्टूडेंट सिंपली मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ बिल्कुल शॉर्ट, तो यहाँ पर ये आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये लाइन बेसिकली लोड लाइन कहलाती है, ठीक है, लोड लाइन। अब ये कैसे ड्रॉ की जाती है अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर सिंपली मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ एक्टिव रीजन के लिए। तो देखिए ये जो लाइन रेड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है, जिसको हम लोड लाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लोड लाइन है ये ट्रांजिस्टर के इस ग्राफ के जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती है, यानी लोड लाइन और ट्रांजिस्टर के आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की लाइन जहां आकर मीट होती है, जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट
या ऑपरेटिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव रीजन होता है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि क्यू पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसी तरह मैं अगर किसी और यानी कि लाइन पे देखूँ ट्रांजिस्टर की ग्राफ की, तो देखिए ये इस वक्त मेरा जो पॉइंटर मौजूद है, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है रेड लाइन और इस ब्लू लाइन का, ये पॉइंट कहलाएगा क्यू पॉइंट या एक्टिव पॉइंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए जो रेड लाइन और ये जो ब्लू लाइन का ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, ये पॉइंट क्यू पॉइंट कहलाएगा या एक्टिव रीजन कहलाएगा। इसी तरह किसी भी लाइन पर आप ले लीजिए जहां ब्लू लाइन और रेड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी लोड लाइन और ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक की जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ग्राफ की जो लाइन है वो जहां इंटरसेक्ट करती है लोड लाइन से, उसको हम नाम देते हैं एक्टिव रीजन का और क्यू पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब सिंपली ये क्यू पॉइंट आखिर होता क्या है? तो सिंपल वे में अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहलाता है, ठीक है, एट विच वी गेट गुड बायसिंग फॉर दैट ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी सिंपली हमारे पास हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो कुछ इस तरह भी हो सकती है कि हमारे विदाउट इनपुट, यानी जब हमारा इनपुट सिग्नल हमें ज़ीरो मिलता है तो उस दौरान हमारा आईसी और वीबीसी हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल यूँ डिफाइन कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को या क्यू पॉइंट को, दी ज़ीरो सिग्नल वैल्यूज़ ऑफ कलेक्टर करंट यानी आईसी एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज VBC, ठीक है, आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट फॉर दैट ट्रांजिस्टर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये सिंपल हमारे तीनों रीजन्स की इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के बाद हम अपने अल्फा फैक्टर की सिंपल सी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने अल्फा फैक्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर ये जो आई सी है इसका रेशो विद आई ई, यानी कलेक्टर पर आने वाले करंट और इमिटर पर आने वाले करंट का जो रेशो है वो बेसिकली हमें अल्फा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अल्फा फैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। नाउ अगर हम सिंपली अल्फा फैक्टर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, अगर आप इसको पूछना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मगर अभी यहाँ पर मैं सिंपल अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन दूँ मैथमेटिकली, तो ये बेसिकली हमारे पास आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, ये अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्टैटिक है, तो ये बेसिकली अगर हमारे पास आई सी की एक वैल्यू है डिवाइडेड बाय आई ई की एक वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू आई सी और एक वैल्यू आई ई की अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल एक वैल्यू है, ये यूनिट वैल्यू है अगर, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें होगी स्टैटिक अल्फा फैक्टर की, ठीक है। नाउ इसी तरीके से अगर हमारे पास आई सी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, और आई ई की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स के डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई, तो इस तरह से वेरिएशन के साथ अगर हम अपने अल्फा फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये डायनेमिक अल्फा फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की थी ट्रांजिस्टर की, जो कि अभी हमने इस लेक्चर में देखी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।